हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टीजीटी का एग्जामिनेशन है जो 3 और 4 तारीख को, इंग्लिश की जहां तक मैं बात करूं तो 4 तारीख को 9:30 से 11:30 सुबह मॉर्निंग के शिफ्ट में है। उस एग्जामिनेशन की मैं बात करूं बच्चों तो मुश्किल से अगर हम देखें तो उसमें 10 दिन आपके बचे हुए हार्डली, एंड इन दीज 10 डेज जो है आपको क्विक जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो हमारे एप्लीकेशन पर जो है टीजीटी के 20 से ज़्यादा सेट्स जो है वो पड़े हुए हैं, जिनको आप डाउनलोड करके सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी की एक सीरीज़ जो है प्रैक्टिस सेट 2, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द फ्लावर कोलंबाइन mentioned in Ophelia's flower symbolism traditionally represents। कह रहे हैं कि कोलंबाइन बहुत सारे जो है फ्लावर्स जो हैं हमारी ओफीलिया जब इन मैडनेस पॉन्ड के किनारे होती हैं तो बहुत सारे फ्लावर फेंकती रहती है ना, तो उसमें एक फ्लावर कोलंबाइन भी था। तो ये जो मेंशन है ये किस चीज को दिखाता है? कोलंबाइन इज द सिंबल ऑफ, किस चीज का सिंबल है? ऑप्शंस हैं, इनोसेंस है, इनग्रेटिट्यूड है, इनफिडेलिटी है, डेथ है, रिवेंज है। किसका सिंबल है आपको ये बताना है। तो दिस इज सिंबल ऑफ इनग्रेटिट्यूड और इनफिडेलिटी। इनग्रेटिट्यूड या इनफिडेलिटी का सिंबल है। एक्चुअली ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है, ये जो हमारे हैमलेट साहब थे उनके लिए ये फ्लावर यूज किया था। खास करके ओफिलिया को ये लगता था कि हैमलेट ने उनको डिजर्ट किया है लव में। ठीक है। Which Shakespearean play contains the line The lady doth protest too much methinks? बहुत फेमस लाइन है। किसमें आता है? ये हैमलेट में आता है। द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच methinks। आपने प्ले विद इन प्ले पढ़ा होगा ना, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर हैमलेट में आई थिंक दिस कम्स इन एक्ट थर्ड जो है, वही प्ले विद इन प्ले में ही एक्ट थर्ड में है। एक्ट थर्ड में प्ले विद इन द प्ले। ठीक है। द मर्डर ऑफ गुंजागो जो प्ले का नाम था उसमें, जिसको द माउस ट्रैप सीन भी कहा जाता है। तो ये माउस ट्रैप सीन जो है इसी में ये लाइन आई हुई है, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हु रोट, किसने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम क्रिटिसाइजिंग शेक्सपियर्स ट्रेजेडी? शेक्सपियर की ट्रेजेडी को क्रिटिसाइज करते हुए हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसने लिखा हुआ है? ये एक ऐसे है, किसने लिखा है? तो आप सबको पता है 20th सेंचुरी के मॉडर्न जो है क्रिटिक थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, जो है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट साहब ने जहां पर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने हैमलेट को कहा है आर्टिस्टिक फेल्योर। क्या कहा है? आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। ये ध्यान रखिएगा, हैमलेट को क्या कहा है? इनका प्ले आर्टिस्टिक पैरामीटर्स पर देखें तो दैट इज आर्टिस्टिक फेल्योर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन्स लिसिडस इज एन एल्जी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन की लिसिडस है एक एल्जी, ये किसकी डेथ पर लिखी गई थी? तो आप सबको पता है मिल्टन की जो एल्जी है, इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया था। ठीक है। इसकी डेट आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक 1637 है पब्लिकेशन की इसकी डेट। एडवर्ड किंग की डेथ पर जो है इन्होंने लिसिडस लिखा था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ते थे तो कैम्ब्रिज में इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which minor character in Macbeth suspects Macbeth of Duncan's murder? कह रहे हैं इनमें 4 माइनर कैरेक्टर दिया हुआ है, एक माइनर कैरेक्टर है जिसको सस्पेक्ट होता है मैकबेथ के ऊपर
जब डंकन का मर्डर हो जाता है, डंकन के मर्डर के बाद किसको सस्पेक्ट होता है सबसे पहले मैकबेथ के ऊपर? तो हाँ, बिल्कुल, इट वाज़ लेनॉक्स। लेनॉक्स जो था, वो एक्ट 3 में अपना जो सस्पिशन होता है, वो प्रेज़ेंट करता है। कहता है, आई डू सस्पेक्ट कि मैकबेथ इज़ बिहाइंड द मर्डर ऑफ डंकन। डंकन के मर्डर के पीछे कौन है? मैकबेथ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज़ स्पॉट्स ऑफ टाइम बहुत ही फेमस है। आप सबने इसको पढ़ा होगा ज़रूर, स्पॉट्स ऑफ टाइम। ये कहाँ पर आता है? तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का द प्रिल्यूड में, द प्रिल्यूड, जो कि कितने बुक्स में लिखी गई है बेटा? 14 बुक्स में। हो सकता है यही एग्ज़ाम में आ जाए, ध्यान रखिएगा। 14 बुक्स में लिखी गई है। उसमें स्पॉट्स ऑफ टाइम जो है, ये फ्रेज़ इन्होंने कॉइन किया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेक्सपियर कॉमेडी फीचर्स द कैरेक्टर डॉगबेरी एंड वर्जेस? बड़ा ही फेमस हैं दोनों। डॉगबेरी एंड वर्जेस जो है बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। कहाँ पर आते हैं ये? डॉगबेरी तो एक कांस्टेबल है डॉगबेरी ना? डॉगबेरी एक कांस्टेबल है। किसमें आता है बच्चों ये? हाँ, बिल्कुल आपका मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, बिल्कुल सही है, मच अडू अबाउट नथिंग में डॉगबेरी आता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। डॉगबेरी अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। नाउ जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले है द सिल्वर बॉक्स। इट प्राइमरी डील्स विथ, किससे डील करता है? सिल्वर बॉक्स जो है इनका किससे डील करता है? सिल्वर बॉक्स, बताइए। तो इट डील्स विथ क्लास इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। सिल्वर बॉक्स में इन्होंने दिखाया है कि क्लास इनइक्वालिटी फॉर द सेम क्राइम जो है, हमारा जो न्याय तंत्र है, वो एक व्यक्ति को अलग दंड देता है और दूसरे व्यक्ति को अलग दंड देता है, या एक को कहें पनिशमेंट मिलती नहीं, दूसरे को मिलती है। तो क्लास इनइक्वालिटी कितनी हमारे यहाँ है उसको दिखाता है, और दूसरी चीज दिखाता है कि कितना हम जो है संवेदनहीन हो गए हैं, कि हमारा जो समाज भी है वो बायस्ड है जस्टिस में। और किसके हिसाब से बायस्ड है? क्लास के हिसाब से बायस्ड है। द लिटरेरी डिवाइस ज्यूगमा, बड़ा ही फेमस जो है फिगर ऑफ स्पीच है ये, ज्यूगमा, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये रेफर्स टू, इसको रेफर करता है। तो ज्यूगमा जो होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब एक ही वर्ड जो है, एक ही वर्ड दो अदर डिफरेंट सेंस में मीनिंग को गवर्न करे, तो वहां क्या होता है? जुग्मा होता है, जुग्मा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अ वर्ड गवर्निंग टू अदर्स इन डिफरेंट सेंसेस। एक वर्ड दो अदर वर्ड को अलग अलग सेंस में जब गवर्न करें, तो वहां पर जुग्मा होता है। पन अलग होता है, ध्यान रखिएगा। पन जो है, एक ही वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है, यमक अलंकार जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड होता है और दो अदर वर्ड्स को गवर्न करता है, दैट इज जुग्मा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर देता हूं। चलिए देखिए, जैसे जुग्मा का एग्जाम्पल आपको बता दूं। जैसे ही लॉस्ट हिज पर्स एंड टेम्पर।
he lost his purse and his temper. अब यहाँ पर he lost his purse and his temper. यहाँ पर last जो वर्ड है, एक वर्ड दो वर्ड को गवर्न कर रहा है, किसको? पर्स को भी गवर्न कर रहा है और टेम्पर को भी। मतलब उसने अपना पर्स भी खो दिया और अपना आपा भी खो दिया, तो यहाँ पर ज्युग्मा हो गया, ठीक है। और पन जो है वो अलग है, जैसे मैं कहूं ही इज हिज लाइफ, या इसको हटा दें, हिज लाइफ छोड़ दीजिए, ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे जूलियस सीजर में एक एग्जाम्पल आता है, कहता है आई एम मेंडर ऑफ बैड सोल्स, आई एम मेंडर ऑफ बैड सोल्स। यहाँ पर जो सोल्स आया है, एक्चुअली यहाँ पर पनिक लैंग्वेज है ये। वो कहता है कि मैं बैड सोल्स को बनाता हूँ, तो वन सोल स्टैंड्स फॉर, मतलब कि जो बदतमीज है उनको सुधारने का भी काम करता हूँ। अनदर सोल फॉर द सोल ऑफ द सू, सू का जो सोल होता है उसको। तो यहाँ पर ये क्या है, एक वर्ड को जानबूझ करके दो मीनिंग में यूज किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है आ ही जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। Which Shakespeare tragedy is set mainly in Inverness and Dunsinane? बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जगह का नाम है, आपको पता ही है। मैकबेथ में ना, मैकबेथ में जो महल का नाम है इन्वर्नेस एंड डंसिनेन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, who describes Shakespeare's tragic heroes as a man of high degree whose fall evokes pity and terror? कह रहे हैं कि किसने कहा है शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज के बारे में कि उनके ट्रेजिक हीरोज मेन ऑफ हाई डिग्री हैं, जो इवोक करते हैं पिटी एंड टेरर, फियर, मतलब वही पिटी एंड फियर को इवोक करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट एसी ब्रैडले साहब का है। एसी ब्रैडले साहब ने, इनकी 1904 में एक बुक आई थी शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म नाम से, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म जो है, उसी में इन्होंने ये कहा हुआ है, जहां पर ट्रेजिक फ्लॉ का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, ब्रैडले साहब ने, बड़ा ही फेमस है, ठीक है। और विल्सन नाइट भी शेक्सपियर के क्रिटिक हैं, इलियट और लेविस तो उनके क्रिटिक नहीं हैं। अगला है, वर्ड्सवर्थ पोम लूसी ग्रे बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में बिलोंग करती है इनकी लूसी ग्रे? आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। नेचर लिरिक्स, लूसी पोम्स, बैलेड्स ऑफ रूरल लाइफ, या ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो ये बैलेड्स ऑफ रूरल लाइफ में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लूसी ग्रे गांव की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसी की लाइफ पर इन्होंने जो इसके 5 पोम्स हैं वो पूरी लिखी है। नेक्स्ट है, विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द कासल ऑफ इलीरिया? बड़ा ही फेमस, इलीरिया के ड्यूक थे ना जो प्रेम में पड़ गए थे, ड्यूक ऑफ इलीरिया, बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा। कहाँ पर कौन सा प्ले सेटिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में इलीरिया वो जगह का नाम है, और यहीं के ड्यूक हैं ऑर्सिनो ना, ड्यूक ऑर्सिनो, ओलिविया, आपने पढ़ा ही होगा। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स एल एलेग्रो सेलिब्रेट्स, एल एलेग्रो क्या सेलिब्रेट करता है? इनकी सिस्टर पोम है एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो। तो एल एलेग्रो क्या सेलिब्रेट करता है, आप सबको बताना है। तो
एल एलेग्रो सेलिब्रेट्स चीयरफुल रूरल लाइफ। एल एलेग्रो का मतलब ही चीयरफुल होता है, चीयरफुल रूरल लाइफ को ये सेलिब्रेट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड ब्रैडले's psychological approach to Shakespeare? Options are Elsie Knight, Matthew Arnold, Paul Rees और Hazlitt। कौन है? तो बिल्कुल एल्सी नाइट्स है। एल्सी नाइट्स एक्चुअली ब्रैडले जो करेक्टर बेस्ड जो है इनका क्रिटिसिज्म था, करेक्टर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म था, उसकी आलोचना करते हैं ना। इनकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोच थी खास करके लेडी मैकबेथ वगैरह को लेकर के, तो ये कहते हैं कि जो करेक्टर बेस्ड, करेक्टर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म है ये अच्छी नहीं है, और इसी की आलोचना जो है एल्सी नाइट साहब ने की है ब्रैडले के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्टर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, द लाइन रेडीनेस इज ऑल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द रेडीनेस इज ऑल, एक लाइन है राइपनेस इज ऑल, आपने पढ़ा होगा, वो अलग प्ले में है, वो लियर में है, किंग लियर में। यहां द रेडीनेस इज ऑल, एक्चुअली आपको पता होगा स्टोरी अगर आपने पढ़ी है, लैटिस एंड हैमलेट के बीच में ड्यूल होने वाला है, युद्ध होने वाला है ना, फेंसिंग मैच इन लोगों में होने वाला है एक्ट 5 में। तो ये लाइन कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है कि रेडीनेस इज ऑल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम द मैजिकल फ्लावर यूज्ड बाय ओबेरॉन, ओबेरॉन एक मैजिकल फ्लावर यूज करता है मिडसमर नाइट ड्रीम में जिससे लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है लव इन आइडलनेस, फ्लावर का नाम। ये एक मैजिक पोशन है जो लोगों को दे दिया जाता है और लोग पगला जाते हैं ना, मैजिक पोशन, लव इन आइडलनेस। सब लोग सोचेंगे ये कैसा फ्लावर का नाम है, कोई जो है मैरीगोल्ड करके आएगा, कोई डेजी करके आएगा एग्जाम में, कोई प्रिमरोज करके आएगा, लेकिन उसका नाम ही है लव इन आइडलनेस। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, Which work of Wordsworth is an autobiographical epic? सबको पता है प्रिल्यूड इनकी 14 बुक में लिखी गई है, ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक मानी जाती है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक इनकी प्रिल्यूड मानी जाती है, ये आप सबको पता होगा। Galsworthy's loyalties explores tensions related to, कह रहे हैं इनका जो प्ले लॉयल्टीज है इसमें किस प्रकार के टेंशन को एक्सप्लोर किया है गाल्सवर्दी ने? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस ये प्ले है, जो सेमिटिज्म था ना, एंटी सेमिटिज्म है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये रेस एंड प्रेजुडिस, ये जो रेस एंड प्रेजुडिस का टेंशन है उसको एक्सप्लोर करता है, इनकी लॉयल्टीज जो है एंटीसेमिटिज्म और जो प्रेजुडिस है उसको एक्सप्लोर करता है। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज कॉइन्ड बाय, आप सबको पता है कि इट वाज कॉइन्ड बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नेक्स्ट वन इज Which Shakespeare play includes the Castle of Belmont's casket test? आपको पता ही है बेलमॉन्ट्स का कास्केट सीन जो है, कास्केट सीन किस में आता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। किस में आता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। बेलमॉन्ट में ये प्ले सेट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। पोर्सिया के जो शूटर्स आते हैं ना, वो वही कास्केट जो है चूज करते हैं, वही कास्केट सीन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज Milton invokes the heavenly muse at the opening of,
किसके शुरुआत में ये हेवनली म्यूज को कॉल करते हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट का पहला 16 लाइन आप पढ़ेंगे तो इन फर्स्ट 16 लाइन में ही आपको मिलेगा ना हेवनली म्यूज, हेवनली म्यूज। व्हिच कैरेक्टर सेज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड? आपको पता है, सबको पता होगा, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बाद में इसी नाम से जो है एक फिक्शन लिखा है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम से, डिस्टोपियन नॉवेल जो है। ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रेज है ये किसने कहा है, कहाँ पर कहा है? तो ये शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से है, ध्यान रखिएगा। द टेम्पेस्ट से है, और टेम्पेस्ट में वही लड़की है जो बचपन से कभी पिता के अलावा अपने और किसी को देखा नहीं इंसान को, जब बहुत सारे लोगों को देखती है मिरांडा तो कहती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड ना, खास करके उसका क्या नाम था, एंटोनियो, उसको देखती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटेड विथ कॉलरीज ऑन? वर्ड्सवर्थ ने कॉलरीज के साथ कोलैबोरेट किया किसमें? तो सबको पता है लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। एंड इसमें टोटल कितनी पोम्स थी? 23 पोम्स थी, 4 बाई कॉलरीज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ, 19 बाई वर्ड्सवर्थ। ये सब बड़े देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आ जाएंगे, गलत भी आप करके चले आएंगे, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक है बच्चों? चलें। The Shakespeare play set in Forest of Arden also includes the court of। अच्छा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो है ही, आपको पता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किसमें है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये हमारा क्या नाम है उसका प्ले का? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आता है, और इसमें कोर्ट जो दो भाई रहते हैं, तो ड्यूक फ्रेडरिक वहां चला गया तो उसकी एक कोर्ट भी रहती है ड्यूक फ्रेडरिक की, ड्यूक आर्सिनो, ड्यूक फ्रेडरिक इंक्लूड्स द कोर्ट ऑफ। तो ड्यूक फ्रेडरिक की एक कोर्ट रहती है जो कि आर्सिनो से नहीं, क्या नाम है उसका, उसका क्या नाम रहता है दूसरे ड्यूक का, उससे आप अपने भाई से जो है सिंहासन छीन लेता है ना, तो ड्यूक फ्रेडरिक। द रिटोरिकल फिगर लाइटोटिस मीन्स, लाइटोटिस का क्या मतलब होता है? रिटोरिकल फिगर लाइटोटिस मीन्स, लाइटोटिस का क्या अर्थ है बताइए? लाइटोटिस का क्या अर्थ है? बताइए। हाँ, आयरॉनिकल अंडरस्टेटमेंट जो होते हैं उसको हम लाइटोटिस बोलते हैं। आयरॉनिकल अंडरस्टेटमेंट, लाइटोटिस एक्चुअली एक्चुअली एक प्रकार से कोई भी चीज जब हम निगेटिवली थोड़ा सा कह दें, जो है जैसे मैं कहूँ कि जैसे आपसे कोई पूछे कि और कैसा है, कैसा चल रहा है, तो इट्स आप बोलें कि इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट क्वाइट बैड, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। क्वाइट बैड मतलब इट्स नॉट वेरी वेल, इट्स नॉट वेरी वेल, बहुत बेहतर नहीं है, तो इट्स नॉट क्वाइट गुड आपने कह दिया, इट्स नॉट क्वाइट गुड। तो आयरॉनिकल स्टेटमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है वहाँ पर, मैं आपको लाइटोटिस की और मीनिंग बता देता हूँ। जैसे दैट्स नो स्मॉल टास्क, दैट्स नो स्मॉल टास्क। अब यहाँ पर आयरॉनिकल अंडरस्टेटमेंट है, देखिए कैसे। दैट्स नो स्मॉल टास्क मतलब दैट इज
नो स्मॉल टास्क, कोई छोटा काम नहीं है, मतलब बड़ा काम ना कह करके दैट्स नो स्मॉल टास्क। ठीक है, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो बचपन में पढ़ते आए थे, सी इज ब्यूटीफुल तो सी इज नॉट अगली करते थे, वही है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि कैसा रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट अच्छा आया हो, तो आप कहें यू वुड नॉट बी सॉरी, आप दुखी नहीं होंगे, मतलब आप खुश हो जाएंगे न्यूज सुन करके। तो यही होता है लाइटर टेस्ट का मीनिंग। ठीक है, चलिए, द शेक्सपियर लाइन वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, बहुत ही फेमस लाइन है, द टेम्पेस्ट में आई हुई है, जो है बहुत ही एक्ट फिफ्थ में आती है, बड़ी फेमस लाइन है, प्रॉस्पिरो बोलता है एक्ट फिफ्थ में या फोर्थ में, देख लीजिएगा। प्रॉस्पिरो जो है ये लाइन बोलता है, वैसे शायद एक्ट फोर्थ फिफ्थ में भी हो सकती है, एक्ट फिफ्थ फोर में है। ठीक है, चलें फटाफट आगे बढ़ते हैं। विल्सन नाइट इंटरप्रेटेड मैकबेथ प्राइमरली एज, विल्सन नाइट ने मैकबेथ को कैसा दिखाया है? तो मैकबेथ को दिखाया है एज अ कॉस्मिक डिसऑर्डर ट्रेजेडी। मैकबेथ जो है डिसऑर्डर ट्रेजेडी है, कॉस्मिक डिसऑर्डर ट्रेजेडी है। मिल्टन्स एल पेंसरोसो, अभी एल एलेग्रो आया था, ये क्या सेलिब्रेट करती है? इट सेलिब्रेट्स कंटेम्पलेटिव मेलॉन्कली। पेंसरोसो का मतलब ही मेलॉन्कली होता है, ध्यान रखिएगा। द वर्ड्स वर्ड पोम डिस्क्राइबिंग अ रूइंड कॉटेज इज, रूइंड कॉटेज किस में दिखाया इन्होंने? तो इनकी पोम ही नाम है, उसका नाम ही है रूइंड कॉटेज। ठीक है, रूइंड कॉटेज, ऑप्शन ए इज द राइट। Which Shakespeare history play includes the character Falstaff? सबको पता है, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू दोनों में आते हैं हमारे ये फाल्स्टाफ करेक्टर, बड़े ही मजेदार करेक्टर हैं, इन पर और भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे अगले सेट में। द लिटरेरी मूवमेंट इमेजिज्म एम्फसाइज्ड, इमेजिज्म किसको एम्फसाइज करता है? डिक्सन को इलेबोरेट करने में, कि क्लियर इमेजरी एंड प्रेसिजन में, नरेटिव पोएट्री में, क्लासिकल मिथोलॉजी में? तो आप सबको पता है क्लियर इमेजरी एंड प्रेसिजन, कटिंग प्रनिंग करना इनका काम था, खास करके इनके जो फादर थे एजरा पाउंड ना, वो यही सब किया करते थे। नाउ विच कैरेक्टर इन द किंग लियर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम? आपको पता होगा लियर जब बाहर चला गया तो अपने आप को एज अ पुअर टॉम कौन डिस्गाइज करता है? इट वाज एडगर। एडगर जो है अपने आप को पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है। नेक्स्ट, द शेक्सपियर कोट आउट आउट ब्रीफ स्कैंडल, ये कहां पर अपीयर होता है? तो इट अपीयर्स इन मैकबेथ एक्ट फिफ्थ, मैकबेथ एक्ट फिफ्थ। दिस इज अ निहिलिस्टिक स्पीच, निहिलिस्टिक स्पीच इसको कहा जाता है, इस पे काफी स्टडी हुई है, ध्यान रखिएगा, निहिलिस्टिक स्पीच है ये। आइए, नेक्स्ट वन इज द एलजी लिसिडस इज रिटन इन, किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्स, हीरोइक कैपिटल, सॉरी कपलेट्स एंड पेस्टोरल एल्जेइक वर्स। तो सबको पता होगा एल्जेइक वर्स है तो पेस्टोरल एल्जेइक फॉर्म में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट तो तब था भी नहीं, ब्लैंक वर्स में लिखी नहीं गई, टर्जा रायमा में लिखी नहीं गई है। विच शेक्सपियर प्ले इंक्लूड्स द पैलेस ऑफ सिसिलिया, बहुत ही फेमस है, ये भी प्ले बड़ा फेमस है। सिसिलिया का ये वही महल है जहां पर जो है लियोंटिस राज करता है, लियोंटिस। तो आपको पता होगा लियोंटिस किस में आता है? विंटर्स टेल में, विंटर्स टेल।
Who describes Shakespeare's character as living men and women rather than literary constructs? कौन कहता है इनके करेक्टर को कि ये लिविंग मेन एंड वीमेन है, ना कि लिटरेरी कंस्ट्रक्ट हैं? तो आपको पता है शेक्सपियर पर कॉलरीज की बड़ी स्टडी है और कॉलरीज जो है शेक्सपियर के रियलिज्म पर बात करते हैं, शेक्सपियर्स रियलिज्म, और उसी को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो जो है लिविंग मेन एंड वीमेन है, ना कि कोई लिटरेरी कंस्ट्रक्ट है कि किसी ने कैरेक्टर बना दिया, बल्कि ऐसा लगता है ये लोग लिविंग मैन वीमेन है। वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी डील्स विथ, किसके से डील करती है इमॉर्टलिटी वोड? तो आप सबको पता है चाइल्डहुड विजन एंड लॉस। अभी एक क्वेश्चन आया भी था शायद पीजीटी में, पीजीटी में एक क्वेश्चन आया भी था, ऐसे ही मिलता जुलता था, चाइल्डहुड विजन एंड लॉस, शायद, आई थिंक सो, आप लोग मिलाइएगा, शायद आया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। गॉल्सवर्दी का एस्केप इज प्राइमरली अबाउट, एस्केप किसके बारे में है? एस्केप किसके बारे में बात करता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रिजन जो है रिफॉर्म के बारे में, उसके बारे में, फ्यूजिटिव जस्टिस के बारे में बात करता है ना, फ्यूजिटिव जस्टिस के बारे में, जिसमें एक प्रिजनर भागता है और जगह जगह शरण लेता है और सोसाइटी कैसे उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। द लिटरेरी डिवाइस ईपीज्यूएक्सिस, ईपीज्यूएक्सिस रेफर्स टू, ईपीज्यूएक्सिस, ईपीज्यूएक्सिस क्या है? जब हम जानबूझ करके, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किसी वर्ड को जब हम जानबूझ करके क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, एम्फेसिस करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, ईपीज्यूएक्सिस होता है, ईपीज्यूएक्सिस। लेट मी फाइंड सम एग्जांपल्स। जानबूझकर जैसे रिपीटिशन होता है, ईपीजीएक्सिस होता है, इमीडिएट रिपीटेशन ऑफ वर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये एग्जांपल है, देखिए शेक्सपियर के किंग लियर में एक एग्जांपल आता है, किंग लियर में जब वो बोलता है क्या, नेवर 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 नेवर, नेवर, कई बार नेवर बोलता है, नेवर 5 बार, नेवर नेवर नेवर, ये क्या है? इसी को बोलते हैं ईपीज्यूएक्सिस, ईपीज्यूएक्सिस इसी को बोलते हैं जब एक ही वर्ड को इमीडिएट रिपीटिशन हो। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक वर्ड के बाद, जैसे ब्लो आउट ना, वो नहीं, एक ही वर्ड नेवर है, रिपीट हुआ, नेवर 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 नेवर, तो ये क्या हो गया, ईपीज्यूएक्सिस हो गया। ठीक है। द हॉरर, जैसे जोसेफ कॉनरैड का हार्ट ऑफ डार्कनेस में ये फ्रेज आता है, द हॉरर, कामा द हॉरर, आगे ऐसे लाइन है, तो ये क्या हो गया, ईपीज्यूएक्सिस हो गया। ठीक है। ये हालांकि थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ है, लेकिन जानते रहेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है, विच शेक्सपियर प्ले इंक्लूड्स द कैरेक्टर ऑटोलिकस एंड पर्डिता। आपको विंटर्स टेल अभी हमने बताया, लियोंटिस जहां का राजा है, विंटर्स टेल जो है। मिल्टन सर्व्ड अंडर विच पॉलिटिकल लीडर? तो ओलिवर क्रामवेल आप सबको पता है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। ठीक है। शेक्सपियर लाइन राइपनेस इज ऑल, अभी देखिए रेडीनेस इज ऑल मिला था, राइपनेस इज ऑल आ गया, तो कहां पर हमने आपको बताया भी था कि किंग लियर में आता है। ठीक है। Which literary term refers to a story within a story?
तो स्टोरी या विद इन स्टोरी को हम बोलते हैं फ्रेम नरेटिव, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। खास करके हम नॉवेल्स एंड फिक्शंस जो हमारे होते हैं उसमें फ्रेम नरेटिव होता है, फ्रेम नरेटिव। स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं ना, तो मूवीज में कोई हीरो है, फिर अचानक अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, या मान लीजिए जेल में है और वहीं से अपने पास्ट के बारे में जो उसने किया वो सोचने लगता है, फिर प्रेजेंट में आता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेम्ड नरेटिव, फ्रेम नरेटिव। स्टोरी विद इन अ स्टोरी, प्ले विद इन प्ले, जैसे प्ले में बोलते हैं वैसे। विच शेक्सपियर प्ले कंटेन्स द कासल ऑफ मेसिना, भैया मच अडू अबाउट नथिंग में ये आता है, मेसिना का महल। महल वहल कई सारे क्वेश्चन पूछता है शेक्सपियर से, टीजीटी में तो पूछेगा, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही। वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन, आप सबको पता है पोस्टमस का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ, ठीक है, मृत्यु के बाद। पोस्टमस स्पेलिंग भी देख लेना, मिस स्पेल्ट में भी ये आता है पोस्टमस। तो 1850 में इनकी डेथ हुई और उसी साल इनकी पत्नी ने इसको पब्लिश किया। Which critic called Shakespeare a poet of infinite variety, कल ही मैं चर्चा कर रहा था कहीं पे, या आज ही जो है, इन्होंने शेक्सपियर को, सैमुअल जॉनसन ने कहा है a poet of infinite variety, infinite variety। The Shakespeare phrase sound and fury, आप सबको पता है साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये लाइन आती है अक्सर, सिग्निफाइंग नथिंग। ये मैकबेथ में एक्ट 5 में आती है, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। विच रेनेसा आइडिया इन्फ्लुएंस शेक्सपियर स्ट्रांगली, तो शेक्सपियर तो रेनेसा के ह्यूमनिज्म से प्रभावित थे, ये तो सब जानते हैं। रेनेसा ह्यूमनिज्म, शेक्सपियर ही क्या जितने थे लगभग सब प्रभावित थे। विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स बेलारियस, गिडेरियस एंड आर्विरेगस, आर्विरेगस, ये तीनों करेक्टर किस में आते हैं, तो दे ऑल अपीयर्स इन सिम्बलाइन, सिम्बलाइन करेक्टर्स जो है इनका उसमें आते हैं। मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट अराउंड, तो आप सबको पता होना चाहिए कि मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में, 44 साल के हुए तब इनकी एज में इनकी आई साइट गई, तो हो गया कितना, 1652, 1600, ठीक है बच्चों, तो 1652 में इनकी आई साइट चली गई बेचारे की। द लिटरेरी टर्म बेथॉस, एक बार ये आया भी है टीजीटी 2010 वगैरह में, बेथॉस क्या है, तो बेथॉस क्या होता है, व्हेन जो है देयर इज सडन ड्रॉप फ्रॉम सीरियस टू ट्रिवियल, जब सीरियस से तुरंत ट्रिवियल पे चले जाएं हम, तो वहां पर बेथॉस होता है ना, जैसे आई एम वरीड, आई एम वरीड टेकिंग माई रेपुटेशन एंड ब्रेड, ऐसे मैं जोड़ दूं कुछ, तो यहां पर एक तरफ रेपुटेशन हो गया, दूसरी तरफ ब्रेड हो गया, तो सीरियस से डायरेक्ट ट्रिवियल पर आ गए। तो सडन ड्रॉप जब होता है, एकाएक जब हम नीचे की तरफ धड़ाम से गिरते हैं, तो वो बेथॉस होता है, ठीक है। जैसे खास करके इसके मास्टर अलेक्जेंडर पोप साहब थे, आप सबको पता होगा, उनकी द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, आप सबने पढ़ा होगा रेप ऑफ द लॉक, उसमें वहां पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो जो है जो बेलिंडा है वो मतलब अपनी वर्जिनिटी एंड एक चाइना जार
उसके घर में है, उसके टूटने पर उतना नहीं रोई थी, वर्जिनिटी जाने पर उतना नहीं रोई थी जितना चाइना जार के टूटने पर। तो ये क्या है, एक तरफ वर्जिनिटी सच्चाई और ड्रॉप कर दिया सीधे लाके चाइना जार पर। तो दैट इज सीरियस टू ट्रिवियल, वो क्या हो गया, मिथोस हो गया। तो शेक्सपियर कोट, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। सबको पता है तालिबान उलिबान के बारे में, आपने सुना ही होगा ना, किसमें आते हैं, टेम्पेस्ट में। तो वो कहता है कि लगता है नर्क खाली हो गया और सारे नर्क के शैतान यहीं आ गए हैं। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। वर्ड्सवर्थ माइकल टेल्स द स्टोरी ऑफ, तो माइकल भैया बड़ी प्यारी कहानी है, एक शेफर्ड है, उसका एक बच्चा है, उसी के स्ट्रगल की पूरी कहानी है। चलिए, Which Shakespeare play includes the castle of Belmont and Rialto? अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था, बेलमॉन्ट में कास्केट सीन होता है ना, आपको पता होगा, कासल ऑफ बेलमॉन्ट में ही कास्केट सीन होता है, कास्केट सीन। तो कहां पर आया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, पोर्सिया का जो है स्वयंवर चल रहा है वहीं पर। द लिटरेरी फॉर्म पेस्टोरल आइडियलाइज, किस चीज को आइडियलाइज करता है, तो पेस्टोरल का मतलब ही होता है ग्रामीण, रूरल लाइफ, रूरल लाइफ। विच शेक्सपियर कैरेक्टर इज निकनेम्ड द मूर, सबको पता है ओथेलो, ओथेलो को हम लोग मूर के नाम से जानते हैं, ओथेलो। द पोम रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस जो है वो क्या नाम है, किससे मिलता है, सेंटर्स ऑन, तो इट सेंटर्स ऑन अ लीच गैदरर, इसीलिए इसका दूसरा नाम है लीच गैदरर पोम का, ठीक है। रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस का नाम है अ लीच गैदरर। नाउ द स्किन गेम डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो ये स्किन गेम जो है ये अरिस्टोक्रेसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में एक कहानी है, जो संघर्ष है उसी की कहानी है, खास करके एरिस्टोक्रेटिक जो लैंड ओनर्स हैं और जो उनमें काम करने वाले लेबरर्स वगैरह हैं, उनकी कहानी है। नाउ द नेक्स्ट वन, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द कासल ऑफ बेलमॉन्ट, ये तो आ गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस दोबारा आ गया। द लिटरेरी टेक्निक वेयर नेचर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशन इज, लिटरेरी टेक्निक एक होती है जहां पर नेचर के अंदर ह्यूमन इमोशन डाल दिया जाता है, दैट इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। इमोशनल प्रोजेक्शन ऑन टू नेचर, नेचर में जब इमोशनल प्रोजेक्शन कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, पैथेटिक फैलेसी होती है, पेड़ पौधे बोलने लगते हैं ना, रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, वही। विल शेक्सपियर प्ले इंक्लूड्स द पैलेस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, रोम, आप सबने ये कहानी जरूर सुनी होगी, यस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की सेटिंग है अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया एंड रोम। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड स्टाइल, ब्लैंक वर्स। वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्सन इज पार्ट ऑफ अ प्लांट फिलोसॉफिकल पोम, वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्सन किसका पार्ट था, हाँ बिल्कुल सही, रिक्लूज इनका जो था, ये एक बहुत बड़ी बुक लिख रहे थे रिक्लूज नाम से, ध्यान रखिएगा। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो था हमारा प्रिल्यूड, प्रिल्यूड था, उसके बाद जो है हमारा जो है एक्सकर्सन वगैरह ये सारे पार्ट थे, ठीक है। तो हालांकि ये सब पब्लिश नहीं हो पाए और केवल प्रिल्यूड ही पब्लिश हुई, तो रिक्लूज इनका एक मैग्नम ओपस कह सकते हैं कि एफर्ट था। द शेक्सपियर लाइन, देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड, मैं बार बार ये लाइन बोलता भी हूँ, देयर इज इधर नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेकeth इट सो, कुछ भी भला या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसको भला या बुरा बनाती है। ये कौन बोलता है, कहाँ बोलता है भैया,
तो हैमलेट बोलते हैं, आपको पता होगा, इनके 2 मित्र थे जो इनको धोखा भी देते हैं, रोजनक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न। जिनको ये बाद में पेपर जो था उसको टेम्पर करके मरवा भी देता है। नाउ कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है, आइए इसको कर लेते हैं। द बोर्ड डिसाइडेड दैट द मीटिंग अंटिल द चेयरमैन अराइव। जब तक चेयरमैन नहीं आते बोर्ड ने डिसाइड किया है मीटिंग को कर दिया जाए, क्या कॉल ऑफ कर दिया जाए, पुट ऑफ कर दिया जाए, होल्ड अप किया जाए, टेक ऑफ। तो कॉल ऑफ करना नहीं, गलत है, पुट ऑफ करना, थोड़ी देर के लिए स्थगित करना, पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है निरस्त करना, जब तक नहीं आए तब तक तो हम रोक सकते हैं ना, निरस्त तो करना मतलब खत्म ही हो गया, तो कॉल ऑफ नहीं होगा। और होल्ड अप तो कोई शब्द ही नहीं है, चलिए टेक ओवर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, द मैनेजर रिफ्यूजेस टू डैश द प्रेशर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया क्या, टू द प्रेशर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के जो प्रेशर्स है उससे इसने रिफ्यूज कर दिया। तो गिव इन टू द प्रेशर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है, सरेंडर करना। तो मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया सरेंडर करने से शेयर होल्डर के प्रेशर में, ठीक है। नेक्स्ट वन, after years of research the scientist finally does a new theory, came up with, came across, तो बिल्कुल came up with मतलब नए आइडियाज के साथ आना, came up with a new idea, तो न्यू थ्योरी के साथ वापस आए, तो केम अप विथ इज द राइट आंसर। केम अप विथ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। She always been proud dash her academic achievements. Proud always carries off preposition with it. Proud of आप सबने पढ़ा भी होगा। The students were accused dash cheating during the examination. You all know accuse always carries preposition what, of with it, अपने साथ preposition of ले आता है। accused of मतलब का आरोपी होना, का दोषी होना। The ambassador arrived dash the airport late in the evening. Arrived is always followed by preposition at when we are talking about some place. So that is arrived at the airport. Now the next question, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। The train passed several tunnels before reaching the station. तो passed several tunnels, कई टनल से होकर के गुजरी तो थ्रू हो जाएगा। passed through मतलब से होकर गुजरना। across का मतलब तो आर पार होता है, से होकर गुजरना, टनल से होकर गुजरी है ना। हार्डली हैड द स्पीच बिगन, आपने ये रूल पढ़ा ही होगा, हार्डली हैड जो है अपने साथ क्या ले आता है, हार्डली। ये रूल आपने नहीं पढ़ा होगा, ग्रामर की हम एक क्लास शुरू करेंगे जुलाई से, पूरा ग्रामर कवर कराएंगे। हार्डली हैड डैश डैश, उसके बाद ये अपने साथ व्हेन लाता है, ध्यान रखिएगा, ये रूल है ग्रामर का। तो हार्डली द स्पीच बिगन व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड अपलॉडिंग, तो हार्डली हैड डैश 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 टेक्स व्हेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कैर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, स्कैर्सली भी अपने साथ व्हेन लेके आता है, हार्डली स्कैर्सली। ही इज सो डिसऑनेस्ट नोबडी ट्रस्ट हिम, वो इतना ज्यादा डिसऑनेस्ट है
तो आपको पता होगा सो अब के बाद अगर एडजेक्टिव आए, सो प्लस एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद दैट आता है। He is so dishonored that nobody trusts him. तो so प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, so that. He said that, उसने कहा कि that's the report the previous night. She said that she the previous night की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट यहां पर हम यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये है। तो she said that she had finished the report the previous night. वैसे भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करते हैं तो आपको पता ही है कि हम कैसे करते हैं। The officer asked the witness where does he the suspect, where he does the suspect, where had he seen the suspect. यहाँ पर past indefinite है तो that will be followed by perfect. Where he had seen the suspect, उसने सस्पेक्ट को कहाँ देखा था। The teacher ordered the student dash silent. Teacher ordered students to be silent. ये तो आप रोज ही यूज करते हैं। The project passed by the committee last week. The project by लगा हुआ है, by the committee last week मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो was approved, was were followed by perfect participle, that is passive voice. Was approved by the committee last week. The new breeze pass next year. The new breeze will be completed next year. अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। By next year he will be completing his, उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। विल हैव कंप्लीटेड भी कहीं किसी ने मान लिया था ना, तो विल हैव कंप्लीटेड मुझे लगता है थोड़ा सा जो है विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर। ऑल द डॉक्यूमेंट्स डैश बिफोर द डेडलाइन स्टरडे, ऑल द डॉक्यूमेंट्स डैश बिफोर द डेडलाइन स्टरडे, तो ये भी पैसिव है, तो were submitted before the deadline yesterday. Were submitted before the deadline yesterday. He will join the meeting as he finishes his presentation. वह मीटिंग को ज्वाइन करेगा जैसे ही वो अपने मीटिंग को खत्म करता है, तो as soon as he finishes his presentation, जैसे ही वो अपनी जितने जल्दी अपनी मीटिंग को खत्म करेगा, वो मीटिंग प्रेजेंटेशन को मीटिंग ज्वाइन करने वाला है। He will not forgive him as he apologized sincerely. यहाँ पर हो जाएगा until, until he apologized sincerely. Until मतलब तब तक की, जब तक, तब तक की जब तक वह माफी नहीं मांगता, मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूं। तो क्या करोगे? साफ करोगे। He worked very hard that he could achieve his goal. गोल अचीव कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, मतलब देयर इज सम पर्पस, एंड पर्पस अगर है तो क्या हो जाएगा? सो दैट ही कुड अचीव हिज गोल। नाउ द नेक्स्ट वन 35, as the weather was extremely cold the expedition continued. भैया वेदर खराब होने के बाद भी जर्नी जारी रखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कंट्रास्ट एंड कंसेशन दिखा रहा है, तो दैट इज कंट्रास्ट और कंसेशन होगा तो हम दो का यूज करेंगे।
तो द वेदर वाज एक्सट्रीमली, यद्यपि कि वेदर बहुत ठंडा था, फिर भी यात्रा जारी रही। तो कंट्रास्ट एंड कंसेशन, तो दो का यूज हम करेंगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिकॉन्डाइट? रिकॉन्डाइट अभी आपको पता होगा, यूरोडाइट जो है वो आया था पीजीटी में। तो रिकॉन्डाइट, यूरोडाइट का मतलब तो जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मतलब जो होता है भैया, इसका जो सिनोनिम्स अगर हम बात करें, तो जो कोई चीज थोड़ी सी टफ होती है, डिफिकल्ट होती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट, दैट इज ऑब्सक्योर or difficult to understand. Difficult to understand. Difficult to understand. और इसी को हम बोलते हैं esoteric. Esoteric. That is recondite. What is the meaning of magnanimous? सबको होना चाहिए magnanimous। कहते हैं कि उसका हृदय जो है वो बड़ा मैग्नानिमस है। मैग्नानिमस हृदय का होने का मतलब बड़ा ही जो है उदार, ओपन हार्ट का है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जनरस तो भाई इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, नोबल भी लगभग लगभग सिनोनिम्स हो जाएगा, काइंड भी सिनोनिम्स हो जाएगा। पेटी का मतलब तुच्छ नहीं, विशाल हृदय का जो होता है उसको मैग्नानिमस बोलते हैं, और पेटी जो होता है वो तुच्छ हृदय वाला जो होता है उसको हम पेटी बोलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अब पायरिक विक्ट्री भैया आने वाला है आपके एग्जाम में। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी विक्ट्री जो हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो। रेफर्स टू अ विक्ट्री विथ अ हेवी लॉस ना, मतलब जीत तो जाए लेकिन इतना खर्च हो जाए कि भैया वो जीत हार के बराबर ही लगे, उसी को बोलते हैं अ पायरिक विक्ट्री। अ विक्ट्री विथ हैवी लॉस, मतलब जीत तो गए लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो गया। व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ हॉर्स? हॉर्स तो आप सबको पता है, घोड़ा ही करता है, दैट इज नाई। NEIGH स्पेलिंग भी देख लेना, हो सकता है यही स्पेलिंग एरर में आ जाए भैया, तो ध्यान देना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट is the correct one word substitution for one who collects books excessively? जो बुक्स को बहुत ज्यादा कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो अब देखो कंफ्यूजन मत करना भैया, बहुत सारे लोग, कुछ लोग लाइब्रेरियन लगा देंगे। लाइब्रेरियन तो बुक की देख रेख वहां करता है, ड्यूटी करता है वो बेचारा। हाँ, द वन हु टेक्स केयर ऑफ द लाइब्रेरी, दैट इज लाइब्रेरियन। आर्किविस्ट तो मान लीजिए वो अलग है, आर्काइव को जो वो करते हैं। बिब्लियोफाइल मतलब वन हु लव्स बुक्स ना, बुक्स को जो जिसको प्रेम है बुक से, और जिसको एक सनक है, दैट इज बिब्लियोमैनियक। बुक इकट्ठा करने की सनक एक होती है ना कुछ लोगों में, उसको बोलते हैं बिब्लियोमैनियक। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ पैलिसिड? पैलिसिड भैया बिल्कुल जो एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, पैलिसिड, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। Which of the following is a pair of homophones? इसमें कौन सा होमोफोन्स है? ब्रेक, ब्रेक ब्रेक, पीस पीस, साइट साइट, फ्लॉर फ्लॉर, बताओ। होमोफोन्स, pair of homophones, flower and flower are homophones, side side। choose the correct meaning of the idiom to gild the lily। ये इंपॉर्टेंट है, to gild the lily, इस idiom का क्या मतलब है? to gild the lily,
भैया लिली को भी गिल्ड करना, गिल्ड मतलब सजाना वजाना होता है ना, डेकोरेट करना, मतलब लिली को भी अगर आप डेकोरेट करोगे तो कहने का मतलब क्या है, एक्सेसिव डेकोरेशन जब आप करते हैं तो डेकोरेट अननेसेसरली, मतलब जिसको सजाने की जरूरत नहीं उसको भी सजा रहे हो। हाँ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इफिमेरल? देखो ये मेरा जो करके गया होता प्रैक्टिस सेट, ये सेम वर्ड आया हुआ है पीजीटी में। इफिमेरल का सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है? इफिमेरल का मतलब होता है टेम्पररी, फ्लीटिंग, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इटर्नल। क्या हो जाएगा, इटर्नल। अगर पढ़े होते भैया तो आगे बढ़े होते। व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ डव? एक डव कौन सा साउंड करता है? डव का साउंड क्या होता है? तो डव जो है वो कू करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डव जो है वो कू करता है। व्हाट इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड? जिसको मानव से ही नफरत हो, मानव जाति से ही, वो होता है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, एंथ्रोप, एंथ्रो, एंथ्रो मतलब इंसान, तो मिस मतलब होता है घृणा करना, जो इंसान से ही घृणा करे। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, भैया बहुत एग्जामिनेशन में आता है ये, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेट तो करेक्टली है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इनकरेक्टली बताना है, ठीक है। अकरेंस है, लो ये आया था अभी। अब आप लोग कहोगे कि सर आप लो ये वर्ड आया हुआ है और वो भी मिस स्पेल्ट में ही आया हो, पीजीटी में जाके मिलाना। अकरेंस और गलत करके कुछ लोग आए होंगे जरूर, तो ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। इंडिस्पेंसिबल एंड कंसाइंस, ठीक है। 4 वर्ड है, आपको बताना है कौन सा मिस स्पेल्ट है। दैट इज इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल, ये ए होता है, इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। डिस्पेंसिबल नहीं, डिस्पेंसेबल, तो आई की जगह ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल। टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू अननेसेसरी वर्क। मतलब आपने एक नया घर बनाया, पुराने घर का जो कूड़ा था वो भी आप अपने नए घर में ले जा रहे हैं, तो मतलब अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं, टू डू अननेसेसरी वर्क। नाउ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लैकोनिक? भैया बहुत सारे लोग लैकोनिक होते हैं, रिजर्व टाइप के होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं, लैकोनिक बोलते हैं उनको। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लैकोनिक नहीं, ब्रीफ, कट, कंसाइज नहीं, टॉकेटिव हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा बातचीत करे, वर्बस। टॉकेटिव जो हो उसको हम बोलेंगे लैकोनिक का उल्टा है। लैकोनिक का तो रेटिसेंट हो जाता है बेचारा। Which of the following is a homonym? होमोनिम कौन सा है? टाल, फास्ट, स्मॉल, थिन। देखो अब होमोनिम मतलब जो जिसके कई मीनिंग हो, जैसे फास्ट, इसमें इसके कई अर्थ होते हैं। फास्ट का एक होता है व्रत रहना भी होता है, एक तेज भी होता है। इसमें टाल, स्मॉल, थिन सबका एक ही मतलब होता है। फास्ट हैज मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग होती है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, होमोनिम हो गया। क्या हो गया, होमोनिम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट? ये आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आप भी पढ़ नहीं रहे हो। यू आर वेरी ऑब्ड्यूरेट, वेरी स्टर्बर्न, बहुत जिद्दी हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ गया तब भी। तो ऑब्ड्यूरेट इज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर स्टर्बर्न। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आप घर पे रोज ही पढ़ते होंगे ये, टू मेनी पीपल कैन स्पॉइल वर्क, मतलब मेनी पीपल स्पॉइल वर्क, बहुत सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, काम को खराब कर देते हैं, ठीक है।
व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन? अक्सर होता है आपको कहीं गए, आपको बुला लिया गया बिना प्रिपरेशन के गए और आपने बोला तो उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो जो है आप डिलीवर करते हैं तो उसको प्रिपरेशन, ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ डॉग? सब जानते हो, सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अलाक्रिटी? भैया अलाक्रिटी का एंटोनिम क्या होगा? दैट इज रिलक्टेंस। अलाक्रिटी दैट इज, अलाक्रिटी का मतलब ही होता है कि जब आप बहुत एनर्जी स्पिरिटेड हों, एंथुसियास्टिक हों, और रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा आप दिखा रहे हो, आपके अंदर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ साइकोफेंट? बहुत सारे लोग होंगे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध रूप से चापलूस। चापलूस। तो भैया फ्लैटरर, स्पेलिंग फ्लैटरर की देख लेना, ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर के गलत कर दो। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जब सूर्य चमकता है तब अपनी घासों को सुखा लीजिए। मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम। मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम मीन्स टू यूज अपॉर्चुनिटीज वाइजली। मतलब जब अवसर आए तो उसको बुद्धिमानी से यूज करना ही क्या कहलाता है? मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी? वेल्दी के द्वारा जो गवर्नमेंट रूल की जाती है दैट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मतलब रिच, रिच लोगों के द्वारा, वेल्दी पीपल के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, दैट इज प्लूटोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी आप जानते ही हैं, जो है इलीट क्लास, एंड डेमोक्रेसी फॉर ऑल, मोनार्की राजतंत्र, आप सबको पता ही है। चलिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बिटवीन एस्केला, बहुत ही फेमस है, बिटवीन द स्किला एंड चैरिबिट्स, आप सबको पता है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आप सबको पता है। बिटवीन टू डेंजर्स, जब दोनों तरफ खतरा हो उसको बोलते हैं बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, या बिटवीन स्काइला एंड चैरिबिट्स। व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ लॉयन? लॉयन तो रोर करता है, आप सबको पता है, तो कर लीजिए रोर आप भी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रोफ्लिगेट? प्रोफ्लिगेट भाई साहब, यही सही बताएं, प्रोफ्लिगेट होना भी थोड़ा सा खतरनाक है ना। प्रोफ्लिगेट मतलब जो खर्च बहुत करता है, फिजूल खर्ची टाइप का कह सकते हैं। हाँ, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश। 50 मतलब कंजूस, मक्खी चूस, हाँ मच्छर चूस, जो भी आप कह लीजिए। 50, हालांकि वो भी एक अपने आप में कला है, मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। भाई सही बात है, सही समय पे काम कर लोगे तो बहुत कुछ आप बचा सकते हो। तो टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ट्रबल, सही समय पर किया गया कार्य हमें परेशानियों से बचाता है। A stitch in time saves 9. What is the one word substitution for one who believes in fate? जो भाग्य में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ही इज कॉल्ड फैटलिस्ट। ही इज कॉल्ड फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इनरवेट करना? भैया इनरवेट करने का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे खत्म कर देना, एनर्जी से बाहर कर देना, वीकन कर देना, एनर्जी, इनरवेट। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द साउंड मेड बाय अ स्नेक? तो स्नेक क्या करता है भैया? हिस, हिसिंग साउंड करता है, दैट इज स्नेक। तो यहाँ पे आकर के हमारा ये जो है सच समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे अगले सेट में आपके साथ, अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक इसको रिवाइज करिए। कोई आपके क्वेश्चन कैरीज हो तो जरूर आप पूछिएगा।
कमेंट ज़रूर करिए, चाहे इसके आंसर ही कमेंट करिए ज़रूर। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिए एंड डाउनलोड माय एप्लीकेशन। जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर लिटरेचर क्रैक, उसको डाउनलोड कर दीजिए। वेयर यू विल फाइंड हमारा नेट जेआरएफ का बैच लॉन्च हुआ है और बड़ा ही बेहतरीन पीटर बेरी की क्लास चल रही है, जिसके कुछ वीडियोज़ आपको यहाँ पर भी मिल रहे होंगे। तो यू मे जॉइन आवर कोर्स देयर, आप अपने कोर्स को भी वहाँ जॉइन कर सकते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, 4 तारीख की परीक्षा की तैयारी करिए। जम के मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।